नमस्कार, न्यूज क्लिक में स्वागत है। आज हम हाल ही में हुए चुनावों पर, जो जम्मू कश्मीर और झारखंड में जो चुनाव है उस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में शंकर रघुरमन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट एडिटर है और राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे हम चर्चा करेंगे। शंकर रघुरमन, नमस्कार। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें जो खासकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो एक पूरी तरह से ध्रुवीकरण हुआ है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के घाटी के अंदर मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर दूसरी पार्टियों को वोट दिया है और जम्मू की सरहद के अंदर जो हिंदू वोट है उन्होंने भाजपा को चुना है। इसलिए आप क्या देखते हैं कि क्या नया रुझान पैदा हुआ है? ये आपकी बात सही है कि काफ़ी हद तक ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन एक अद्भुत तरीके से हुआ है। यानी कि जो जम्मू के जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पे हिंदुओं का तो कंसोलिडेशन हो गया, जिसकी वजह से 25 ऐसे सीट हैं जम्मू रीजन में जहाँ पे हिंदू बहुमत में हैं। इन 25 सीटों में से 22 में भाजपा जीती है और एक सीट ऐसा है जहाँ पे भाजपा को छोड़े हुए एक निर्दलीय ने जीत हासिल की। तो यूँ समझिए कि हिंदू बाहुल्य जम्मू वाले क्षेत्र में तकरीबन सारा का सारा वोट भाजपा ले गई। उस इलाके में तकरीबन 48% वोट भाजपा को मिला। तो उधर तो ध्रुवीकरण साफ नज़र आ रहा है, लेकिन ध्रुवीकरण के दूसरे तरफ ये कहना सही नहीं होगा कि मुस्लिम वोट घाटी में भी या जम्मू में एक तरफा पड़ा है। वो एक तरफा नहीं पड़ा। इसी की ये वजह है कि पीडीपी के बारे में जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसे 35 से 40 के करीब सीट मिल जाएंगे, वो नहीं हो पाया। सिर्फ 28 सीट के करीब मिले हैं उसे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी हद तक अपना आधार को, कुछ अस्तित्व को बरकरार रख पाया। तो इसलिए ये बड़ा पेक्यूलियर ध्रुवीकरण हुआ है जिसमें सिर्फ हिंदुओं का कंसोलिडेशन हुआ है। लेकिन ये बात तो तय है कि इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नेगेटिव असर पड़ता है। तो अब जो नए जो समीकरण बन रहे हैं इस कश्मीर की राजनीति कर, क्या आपको लगता है कि पीडीपी और भाजपा नज़दीक आएंगे, बावजूद इसके कि उनके जो अपने जो धारा 370 के मामले पे काफ़ी टकराव है उनके बीच में, और अन्य कश्मीर के जो आज़ादी को लेके या उसकी जो ऑटोनोमस एक स्वायत्तता को लेके जो सवाल है उसके बारे में टकराव है? देखिए, अगर विचारधारा के आधार पर राजनीति होती तब तो ये तकरीबन असंभव सा लगता है कि पीडीपी और भाजपा एक साथ आ जाए, क्योंकि दोनों की राजनीति बिल्कुल ही अलग है और शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पे दोनों की विचारें मिलती हों। लेकिन अवसरवाद का बोलबाला है तो कुछ भी हो सकता है। अब पीडीपी के सामने दो विपक्ष हैं, या तो वो भाजपा के साथ जाए तो सिर्फ पीडीपी और भाजपा मिलकर सरकार बना सकते हैं, या वो कांग्रेस को भी साथ ले और कुछ छोटे मोटे और दलों को भी साथ लेके चले। तो इसमें देखने की बात यह है कि पीडीपी क्या विचारधारा को महत्व देती है, या ये कहती है कि भैया अगर हम भाजपा के साथ जाते हैं तो हमारे साथ केंद्र की सरकार भी रहेगी, इसमें हमें फ़ायदा है। तो वो अटकलें जो लगाई जा रही हैं, अंत में क्या होता है ये तो नहीं कहा जा सकता इस वक्त, लेकिन ये स्पष्ट है कि पीडीपी ने ये रूल आउट नहीं किया। उसने कतई ये नहीं कहा है कि भाजपा के साथ तो हम किसी हालत में नहीं जाएंगे। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विचारधारा के आधार पे तो बिल्कुल कोई मेल नहीं है दोनों का। राजनीति शास्त्र में इज्म नाम की एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वाद, और अभी चूंकि हिंदुस्तान में जिस तरह के राजनीतिक नतीजे निकल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब ये वाद का जो एरा है वो ख़त्म हो रहा है, युग ख़त्म हो रहा है। अब जो है लेफ़्ट और राइट कुछ नहीं है, अब अमीर और गरीब कुछ नहीं है। मतलब इस तरह की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, तो क्या ये सिर्फ एक नए झुकाव की तरफ इंडियन राजनीति को, भारतीय राजनीति को लेकर जा रहा है, जिसमें दक्षिणपंथी जो राजनीति है उसको एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, गरीबों के अंदर भी, दलितों के अंदर भी, आदिवासियों के अंदर भी? क्या ये एक रुझान को हम राष्ट्रीय स्तर पर एक नए रुझान के रूप में देख सकते हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि फ़िलहाल जो राइट विंग ताकतें हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और ये आप सिर्फ चुनाव के नतीजों से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बाकी और भी बहुत कुछ हो रहा है। जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अभी हिंदू महासभा ने ये ऐलान किया है कि 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी जी को जिस दिन नाथुराम गोडसे ने मारा था, उस दिन को वो शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे। तो
उधर आप वो रामजादे वर्सेस हरामजादे इस किस्म के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं केंद्रीय मंत्रियों से। तो इससे ये जाहिर है कि फ़िलहाल जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में महसूस कर रही हैं। और ये कितनी देर तक ये दौर ऐसा चलेगा ये इस वक्त कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये स्थिति अपने आप नहीं बदलती। राजनीति में स्थिति तब बदलती है जब आप उसको बदलने की ओर कुछ प्रयास करें। तो जो पॉलिटिकल ताकतें हैं जो मानती हैं कि ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है, उन्हें एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा, तभी स्थिति बदलेगी, बैठे बिठाए नहीं बदल जाएगी। नहीं, लेकिन इसमें एक बात ये हमें माननी पड़ेगी कि जो मौजूदा फॉर्मेशंस है, राजनीतिक जो मोर्चे हैं जिसमें बड़ी ताकत कांग्रेस है, और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कभी भी कोई बड़े स्तर पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। विकल्प ये अपने आप ही, क्योंकि ये विचारधाराएं समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त है, ये अपने आप विकल्प उभरते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने बहुत बड़े जन आंदोलन छेड़े इसलिए भाजपा एक विकल्प के तौर पर उभरी। तो हम ऐसा क्यों माने कि आने वाले दिनों में भी कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे कि उन्हें बड़े मोबिलाइजेशन करने की जरूरत है, तभी विकल्प पैदा होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बिना कुछ किए दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती, वो तो हो ही सकता है, 2004 में भी यही हुआ था। लेकिन उससे जो राजनीति है वो मूल रूप से नहीं बदल जाती। किसी एक पार्टी के सत्ता से हट जाने से और दूसरे पार्टी के सत्ता में आ जाने से जो मूलगत राजनीति है वो तो नहीं बदल रही। और यही वजह है कि कांग्रेस 10 साल शासन करने के बाद दोबारा भाजपा सत्ता में आ गई है, क्योंकि कोई मोबिलाइजेशनल पॉलिटिक्स हो ही नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं आम जनता को मतलब राजनीति से दूर कर रही है कि जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ना करने की एक जो बात चल रही है, और पूरा का पूरा चुनाव या पूरा का पूरा प्रचार एक प्रचार माध्यमों के जरिए जो चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोबिलाइजेशन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जो पार्टियां इन मोबिलाइजेशन को कर सकती हैं, क्या वो भी, क्या जैसे वामपंथ है, वामपंथी पार्टियां मोबिलाइजेशन कर सकती हैं, या जो अभी जनता परिवार एकजुट होने की जो बात चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसको कुंद नहीं कर रहा है, इसको मतलब दूर नहीं कर रहा है इस चीज़ से। देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि ये जो एकजुटता अभी दिखाई जा रही है जनता परिवार द्वारा या वामपंथी ताकतों के द्वारा, वो सिर्फ अगर चुनाव के इर्द गिर्द सीमित रहे तो उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव के गणित में उससे कुछ अंतर हो जाता है और हो सकता है 2-4 सीट आप ज़्यादा जीत जाएं, लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म परिवर्तन लाना है, अगर आपको राजनीति के ढर्रे को बदलना है, तो उसके लिए फिर आप सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, पूरे 5 साल लगातार लगे रहिए, तब जाके कुछ बदलता है। सिर्फ वोट के गिनती में अगर ना आप उलझे रहें, अगर आप मुद्दों को अहमता दें और मुद्दों के आधार पे एजिटेशन करें, स्ट्रगल करें, तो उसका एक स्थायी प्रभाव पड़ता है जनता पे। क्या आपको लगता है अगला टारगेट बिहार और बंगाल? जाहिर है, मतलब भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगले 3 जो अहम टारगेट हैं वो बिहार, बंगाल और यूपी हैं। और ये तो वो कह भी रहे हैं कि हम अब अगली सरकार हमारी बिहार में बनेगी जहाँ पे पूर्ण बहुमत से आएंगे हम। बंगाल के बारे में ऐसे दावे तो अभी फ़िलहाल नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार और यूपी के बारे में तो ऐसे दावे हो ही रहे हैं। झारखंड की जो राजनीति है उसके अंदर जो आदिवासियों का जो एक तरह से इस चुनाव के बाद जिस तरह से लग रहा है कि उनको अलग कर दिया जाएगा, इसके क्या परिणाम निकलेंगे आगे? क्या माओवाद को तेज़ी से दोबारा से जन्म देगा, ये इसको और बढ़ाएगा, कंसोलिडेट करेगा? वो संभावना निश्चित रूप से है, क्योंकि झारखंड राज्य बना ही इस आधार पे था कि एक जो आदिवासी हैं वो बिहार के, जब बिहार यूनाइटेड हुआ करता था तो आदिवासियों को अपना हक नहीं मिल रहा था, ऐसा एक परसेप्शन था। तो राज्य को बनाया ही इसलिए गया कि आदिवासियों को कुछ और मिले। तो अब अगर ऐसा हो जाता है कि झारखंड में भी आदिवासी मार्जिनलाइज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम राजनीति है उससे उनकी उम्मीदें कम हो जाती हैं, तो फिर वो और विकल्प ढूंढने लगते हैं, तो उसमें माओवादी ताकतों को फ़ायदा होने की संभावना तो है ही। आपके बहुमूल्य विचारों के लिए शुक्रिया शंकर।